स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में स्फुटन और परागण की विधि देखेंगे कि पाइनस के नर युग्मकोद्भिद जो होंगे वो लघु बीजाणु धानी में से बाहर कैसे निकलेंगे, लघु बीजाणु धानी का प्रस्फुटन होगा किस तरीके से और परागण की प्रक्रिया कैसे होगी। क्योंकि जो पश्च परागण परिवर्तन होंगे वो परागण के बाद ही होंगे। तो अब इस प्रक्रिया में सबसे पहला चरण क्या होगा, ये प्रक्रिया होगी कब, प्रस्फुटन की प्रक्रिया जब नरशंकु परिपक्व हो जाएंगे उसके बाद प्रस्फुटन की बीजाणुधानी में प्रस्फुटन की प्रक्रिया होगी। नरशंकु जो होते हैं वो, जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने, कि एक मध्य में अक्ष होती है और उस अक्ष के चारों तरफ ये विशेष प्रकार की पर्ण लगी रहती हैं जिन्हें लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। और इन लघु बीजाणु पर्ण के ऊपर धानी होती है जिसे लघु बीजाणु धानी कहते हैं और इन धानियों में लघु बीजाणु पाए जाते हैं। तो प्रस्फुटन कब होगा, जब शंकु परिपक्व हो जाएंगे। अब नर शंकु की अक्ष जो होगी वो लंबाई में वृद्धि करेगी, ये जो अक्ष होगी ये लंबाई में बढ़ जाएगी। जब ये लंबाई में बढ़ेगी तो ये जो पर्ण होंगी वो एक दूसरे से काफ़ी, शुरुआत में जो सटी हुई स्थित थी अब एक दूसरे से दूर दूर स्थित हो जाएंगी। जैसे ये इतनी दूर आ गई, इनके बीच में काफ़ी गैप हो गया। ये स्थान जो है ये दिख रहा है आपको इस चित्र में यहाँ पर, ये क्योंकि ये ऊपर की ओर लघु बीजाणु पर्ण की नोक होती है तो ये स्थान शुरुआत में नहीं होता है, लेकिन परिपक्वावस्था के बाद ये बीच में जगह खाली हो जाती है। तो नरशंकु का अक्ष जो होता है वो लंबाई में वृद्धि करता है। लंबाई में वृद्धि करने के बाद क्या होगा, जो लघु बीजाणु पर्ण होंगी वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं। अब दूर हो जाने के बाद लघु बीजाणु धानी की जो भित्ति होती है वो वायुमंडल से एक्सपोज हो जाती है। लघु बीजाणु धानी की भित्ति उसके बाद अनुदैर्घ्य दरार बनती है एक, जिसके द्वारा फट जाती है। अब जब भित्ति फट जाएगी तो उसमें से क्या निकलेगा, लघु बीजाणु धानी के भीतर क्या है, लघु बीजाणु है जो कि डेवलपमेंट के बाद चार कोशिकीय अवस्था में नर युग्मकोद्भिद कहला रहे हैं। तो ये चार कोशिकीय अवस्था यानी प्रथम सुकायक, द्वितीयक सुकायक और जेनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका व नाल कोशिका, इस चार कोशिकीय अवस्था में लघु बीजाणु, जिसे अपन नर युग्मकोद्भिद कहते थे, जब धानी फट जाएगी तो ये धानी में से बाहर निकल आएंगे और हवा द्वारा ये सारे परागकणों का समूह बाहर निकलेगा और निकलकर ये पूरे वायुमंडल में पीले रंग के बादल के जैसे छा जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि इन परागकणों के पीले बादल को स्नो ऑफ सल्फर या फिर गंधक बर्फ कहा जाता है। इसके ऊपर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि गंधक बर्फ किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा कि पाइनस में लघु बीजाणुधानी के प्रस्फुटन के पश्चात पराग कणों का समूह निकलकर पीले बादल के समान वायुमंडल में छा जाता है। इसी स्थिति को स्नो ऑफ सल्फर या गंधक बर्फ कहा जाता है। ये इसका उत्तर होगा। अब जब धानी फट गई है, उसमें से परागकण बाहर निकल चुके हैं, तो जो शंकु होंगे, जो नर शंकु होंगे वो रिक्त हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। अब क्योंकि अब उन धानियों में ये धानी थी, ये तो फट गई, अब इसमें से परागकण जो थे वो सब निकल गए। तो अब ये नरशंकु रिक्त हो गए। अब ये जो रिक्त नरशंकु होते हैं अब इनका कोई काम नहीं है तो ये गिर जाते हैं। अब ये तो गिर गए, लेकिन अब ये जो परागकण बाहर निकले हैं जो चार कोशी की अवस्था में हैं, ये चार कोशी की अवस्था वाले परागकण हैं, ये यहाँ से अब कहाँ जाएंगे, अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी ये जानना अपन को ज़रूरी है। तो जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक पूर्व परागण परिवर्तन होते हैं और उसके बाद प्रस्फुटन होता है, और प्रस्फुटन के बाद जो परिवर्तन होते हैं वो पश्च परागण परिवर्तन होते हैं। लेकिन पश्च परागण परिवर्तन होते कहाँ हैं, तो उसका उत्तर यहाँ पर है, ये बीजांडकाय के शीर्ष पर पहुँचेंगे कौन, ये परागकण, धानी में से निकले जो परागकण हैं वो पहुँचेंगे बीजांडकाय के शीर्ष पर और आगे की प्रक्रिया होगी। तो उससे पहले आप ज़रा ये चित्र देख लें, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में ये जो चित्र है ये किसका है, बीजांडकाय का चित्र है। अब बीजांडकाय है तो शुरुआत में तो इस तरीके का है, इसका शीर्ष ऊपर से, बाद में क्या होगा कि इसके शीर्ष की कुछ कोशिकाएं नष्ट हो गई। नष्ट होने से, ये देखना ज़रा, समझना इस चीज़ को, तो ये नष्ट हो गई तो ये इस तरीके की कुछ कोशिकाओं के विघटन से वी जैसी आकृति का गड्ढा सा बन जाएगा। जो सेल्स अपघटित हुई हैं वो एक लिक्विड पदार्थ के रूप में, ऐसे एक तरल से पदार्थ के रूप में बाहर निकलेंगी इसमें से। ये देखो, ये जो जगह दिख रही है आपको, माइक्रोपाइल लिखा हुआ है,
तो इस माइक्रोपाइल वाले स्थान में से तरल पदार्थ के रूप में वो जो कोशिकाएं विघटित हुई हैं, जो वी शेप का एक गड्ढा बना है, तो उसमें से बाहर निकलेंगी। ये जो परागकण थे, जो स्नो ऑफ सल्फर अभी बताया गया था आपको, ये परागकण या फिर जिसे लघु बीजाणु भी कह सकते हो आप, ये हवा में उड़ते हुए जब आएंगे तो इस चिपचिपे पदार्थ में, जिसको अपन परागकण बूंद कहते हैं, इस चिपचिपे पदार्थ में ये चिपक जाएंगे। अब ये बूंद जो होगी वो सूखने लगेगी और जैसे जैसे बूंद सूखती जाएगी, हार्ड होती चली जाएगी और अंदर की ओर खींच ली जाएगी। ये बाहर से अंदर की ओर खींची जाएगी, इस बूंद को या अंदर खींचा जाएगा। तो ये अंदर की ओर खींचेगी तो जो परागकण होंगे वो भी इसके संग अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं और उसके बाद बूंद सूख जाती है और ये जो रास्ता होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि इसके बाद आगे कोई और परागकण जो होंगे वो भीतर नहीं आ पाएंगे। तो ये प्रक्रिया अपन को इसमें देखनी है। तो ये इसके स्टेप्स हैं। देखें, नल शंकु तो गिर गए, जो परागकण बाहर निकले वो कहाँ गए प्रस्फुटन के पश्चात? वो गए बीजांडकाय के शीर्ष पर। वहाँ पर जो बीजांडकाय के शीर्ष की कुछ कोशिकाएं थी वो नष्ट हो गई। नष्ट होकर उन्होंने एक चिपचिपा सा पदार्थ बनाया जिसे परागकण बूंद कहते हैं। ये बूंद जो होती है वो बीजांडकाय से ऊपर बाहर की ओर आ जाती है। वायु में उड़ते हुए जो परागकण होते हैं वो इस बूंद में चिपक जाते हैं। बूंद फिर उसके बाद सूखने लग जाती है और सूखने के साथ साथ उसको अंदर की ओर खींचा जाता है। जैसे ही बूंद सूखेगी, परागकण अंदर पहुंच गए, पराग कक्ष जो होगा उसका द्वार बंद हो जाएगा। पराग कक्ष क्या चीज़ है? जो मैंने अभी आपको बताया कि बीजांडकाय के शीर्ष पर ये वी जैसी आकृति का ये जो गड्ढा सा बना है, इसको ही पराग कक्ष कहा जाता है। यहाँ खींच लिए परागकण और उसके बाद ये ऊपर का रास्ता जो होगा वो बंद हो जाएगा, यानी और अन्य जो परागकण होंगे वो इसके भीतर नहीं जा पाएंगे। तो ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ये जो आप इसमें देखें, ये जो चित्र है इसके द्वारा, ये पाइनस के नर शंकु का चित्र है प्रस्फुटन से पहले, जब ये बीच में अक्ष है, अक्ष के चारों तरफ ये पर्ण है, पर्ण के ऊपर ये धानी है, लेकिन ये जो पत्तियां हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे ऐसे नज़दीक स्थित हैं, तो इनके बीच में स्थान नहीं है। तो यदि मान लो धानी फटती है, इसमें से परागकण निकलते हैं, तो वो बाहर निकल के वायुमंडल में कैसे जाएंगे? कोई स्थान ही नहीं है। तो इसमें तो ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। अब जब प्रक्रिया हो गई, प्रस्फुटन की प्रक्रिया की बारी आई और परिपक्व अवस्था आ गई नरशंकु की, तब ये स्थिति आएगी, यानी कि ये एक दूसरे से इतने दूर दूर हो चुके हैं कि बीच में गैप बन गया। ये बीच में गैप बन गया है। ये धानी है, ये धानी है, ये धानी है, ये धानी फट गई है इस चित्र में और इसमें से परागकण बाहर निकले और बाहर निकलने के पश्चात परागकण पहुंच गए हैं कहाँ पर? इस जगह पर। तो ये थी स्फुटन की प्रक्रिया। इसमें आप इसके चरणों को पढ़ सकते हैं, स्फुटन और परागण। इसके बाद जो अगला चरण होगा, यानी कि जब परागकण बीजांडकाय पर पहुंच गए हैं, पराग कक्ष में पहुंच चुके हैं, उसके बाद अगले जो चरण होंगे वो पश्च परागण परिवर्तन कहलाएंगे, जो कि अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।